हमारे इनके क्रिएशन 33 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक बंदी, क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा, मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, ये क्या? तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौक लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलककर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे धंक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। 2 अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं। बंदी मुक्त हैं। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौक का स्वामी मैं हूँ। तुम जल्द स्यु बुद्धगुप्त। कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगीं। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ। मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंगल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया।
बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। 3. तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रैरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला। वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराए। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 4-5 बरस बाद शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरदलक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थीं। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बन रही थीं और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें ये काम करना है। क्षीर निधिशाली अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्य लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त,
उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे। वह नक्षत्रों की मधुर छाया, तो चंपा अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं, तुमने दुष्वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही करुण, सकृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ मुझे डाल देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, चांदनी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ और नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जल्द से हट जाओ कैसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने तभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा, यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी। सुनाओ कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी मारकर उन्मादिनी सी घूमती रही। 5 एक दिन समुद्र के उपकूल में वेला से टकरा कर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलने की विचारने वाली था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलन के हासिल में था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। ध्यान से उठते हुए भावना उनके वचन को अस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नाव है, दोनों के उस पर बैठ गई। जया लौट क्यों लगी। चंपा विवेक से समिति के उदास रहते में अपनी आवश्यक कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, सुबह की प्यास न बुझी। खाकर संदेशों को लिखता है, उसी की बिल्कुल स्वयं गौरव सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ गई। चंपा को देखते देखते दिया और ज्वलन से एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह से ली। तो हमारे पर वजह उसके पास है। वो धूप में झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ा। दोनों आसपास बैठ गए। इतनी छोटी पास में वो जमीन पर शाखा था। ऐसे टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती। चंपा तो अच्छा होता, जल में बंदी होने के लिए अच्छा है। वक्त को आगे भीतर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नई राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो से अपने हृदय पर निकाल अपना हाथ और जल में विसर्जन कर दे। इसका नाम से बालू और चंपा का सामने खिलौने आंखों से बैठा था। प्रकृति की समुद्र करनी, शाम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन कर देगी। कुछ लोगों के रहस्य को जैसे मदिरा से इसके लिए जैसे क्षत्रिय आकाश और सिंधु का आज मैं अपनी प्रतिशोध का थोपा मटर में डुबा देती हूँ। समाचार बुला दो। विश्वास कदापि नहीं, कर सके उसे भी भूल गया। फिर भी तुम लोग मिल सकती हो।
जीवन की दूसरी संख्या से अवतीर्ण हो जाए। संख्या के दूसरे भाग में एक मनुष्य बनाना वह एक असीमी technology professionalism आज उसे सैलमाना पर संपर्क सजाया था। मृत्यु के बहुत से सैनिक नायकों की श्रेणी है। को फिर भविष्य का संरक्षण सैन के लिए शिक्षकों का छात्रों के मौलिकों का सामना करने के लिए आज उसी का महोत्सव है। ये एक सिंह के द्वारा कहा था सिंह का शिक्षा का लेकर जो मौजूद से बताया लोगों ने भीतर कमाई पंचलाता की बांसुरी और जय बजने लगे। पंचलों में कुछ भूषण से सजी छाती में नाचने लगी। जब सालों के बदले किसी के व्यक्ति में जन्माने जरा सा बुझाने से दिया इतनी बातों कहां से बदल आई। आज रानी का बड़ा है ना कल का जवानों का शेर ये एक आस्ते देख रहा था। उसे झुकझुक कर चंपा ने पूछा क्या ऐसा था सच हो सकता है चंपा कितनी भाषा से मेरे द्वारा मुझे को अपने जीवन नवाया हूँ सुझाव महाराज क्या मुझे मुझसे मिलने और कंधा जानकर तुमने आज तक प्रतिशोध लेना चाहा। चंपा मेरी दूसरे किसी को शर्त से लगी मेरे से विश्वास कर सकते लक्षण के नाश करूंगी तुम शिक्षा नीचे चली गई थी। सारे संगीत को चंपा से सीखने बैठे थे। लोग अपनी चंपा को परीक्षा करेंगे और सबसे शरीर में हो करने लगा चंपा हम लोग जन्मभूमि भारतवर्षी को दूर मेरी कहानियों में हिंदी और किसी की सलाह भाषा है कौन हमेशा हम लोगों को अधिकतर कलेक्ट किए हैं सिवाय माता बर्दाश्त वो महिमा की प्रतिभा मुझे वो स्मृति नीति हैकर से खाया और आज मैं नहीं जाता जानती हूँ मेरा प्रत्याशा को बड़ी बड़ी फैसला को बारिश वर्ष से संविधान के नीति कारण प्रकट हुआ मैं ईश्वर को ऐसे मानता मैं बात को नहीं मानता मैं बात को नहीं समझ सकता मैं उस लोगों में विश्वास नहीं करता पर मुझे आपके हृदय की कोई श्रद्धा हो सकती है हम न जाने कैसे अंग्रेजी अधिकारियों को आलोक की पूर्ण रेखा इसलिए आकाश कराने लगी उससे बड़े अध्ययन के मुझसे सवाल ऐसे शांत और एकांत करने की हंसी से खिलाने लगी पर मैं न हंस सका सरोगी चंपा प्रथमभूमि पर खंडवा शिवराज का राजधानी की जन्म के लेकर रुकाया स्नान करें मैंने भी दुख सुनाने सैरों की लड़की लगती हूँ वे स्वयं मुझको तुमको दक्षिण तरीके से पहुंचा देंगी चंपा चलो चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए किसी वजह से झटकी नीचे पर धरती हुए दोनों के अजाओं को मिला दिया मेरे लिए सब होगा सब लड़का होगा सब पॉसिबल है कोई विशेष आकांक्षा दुनिया में हमारी समान करके रहते हैं सब मिलाकर मेरे लिए एक ही मूल है प्रेरणा दे तुम स्वदेश के अंदर विभिन्न सीमाओं में गए और मुझे छोड़ गए मेरी मूल्य भले बंदी आपके सामने मुझे ऐसे लगेंगे तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा यहाँ रहकर मैं अपने हृदय का अधिकार व्यक्त करूँ इसमें संभव है हाँ बुनियादियों में मेरे दिमाग को विराजमान विश्वास होता थी फिर उसने कुछ तो अकेली चर्चा करूंगी पहला विचार था कि कभी कभी एक बीच स्थान पर स्मारक जलाकर अपने पिता की समाधि का स्मृति निरीक्षण करूंगी किंतु देखती हूँ मानो कि इसी में एक दिन स्वर्ण आवाज में चंपा ने अंग्रेजी स्तंभ पर से देखा सामग्री का
ये